नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी दिन हो गए थे और मैं अभी तक अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो उसमें सर्दी खांसी होनी काफ़ी आम बात है। तो मैं उसी से थोड़ा सा सफ़र कर रही थी, बट आज से कोशिश करूँगी कि वीडियो आप लोगों तक डेली पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के भाग में भी हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस और देशबंधु चित्तरंजन दास के बारे में। सुभाष तथा देशबंधु के अन्य अनुयायी गया कांग्रेस से खिन्नित बंगाल लौटे। उन लोगों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि पार्टी व्यवस्था परिवर्तन विरोधियों के हाथ में जा पहुंची थी, जो उस समय बहुमत में थे। लेकिन विशुद्ध दृढ़ प्रतिज्ञा, परिश्रम तथा अभियान कौशल के बूते पर स्वराजवादी कांग्रेसियों को अपनी तरफ करते चले गए। देशबंधु और पंडित मोतीलाल ने देश भर का दौरा किया, जबकि सुभाष और उन जैसे अन्य सहायक आम जनता को कायल करने लगे। फलस्वरूप 1923 के मध्य तक स्वराजवादी परिवर्तन विरोधियों जितने ही ताकतवर हो गए। आखिर सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जहां कांग्रेसियों को चुनावों में भाग लेने और विधानमंडलों के मंच से सरकार का अनवरत अडिग विरोध जारी रखने का अनुमति संबंधी प्रस्ताव पास हो गया। चुनावों में स्वराजवादियों को उल्लेखनीय सफलता मिली। पंडित मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में अपने दल के नेता बने, जबकि बंगाल काउंसिल में नेतृत्व किया देशबंधु ने। दिल्ली कांग्रेस के बाद देशबंधु ने कलकत्ता से अंग्रेजी दैनिक फॉरवर्ड का प्रकाशन शुरू किया था, जिसका प्रबंध सुभाष को सौंपा गया। कुछ ही समय बाद फॉरवर्ड देश का एक प्रमुख राष्ट्र दैनिक बन गया। एक तरफ तो सुभाष स्वराज पार्टी की गतिविधियों में शक्तिशाली भूमिका निभा रहे थे, दूसरी तरफ युवा संगठन की अपनी योजना को भी आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने ऑल बंगाल यूथ लीग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भी वही चुने गए। यूथ लीग देश भर के युवा संगठन के लिए उदाहरण बनी। सुभाष के मतानुसार एक युवा संगठन का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि युवा शक्ति किसी राजनीतिक दल की महज सहायक इकाई या आंदोलनकारी उपकरण के रूप में इस्तेमाल होती रहे, बल्कि उसका प्रमुख लक्ष्य देश के युवा वर्ग को दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समुन्नत करना होना चाहिए, ताकि वह भारतीय समाज की मूलगामी कायाकल्प एवं नए भारत के निर्माण का चरम कार्य पूरा कर सके। उसी भारत के जो कि वक्त आने पर विश्व का वही संदेश दे सके जो प्राचीन काल से उसकी विरासत रहा है। सुभाष ने युवा शक्ति को इन्हीं आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए बंगाल के हर जिले और इलाके में युवक युवतियों के क्लबों तथा संघों के गठन को खूब बढ़ावा दिया। वर्ष 1923 के अंत में सुभाष को पार्टी संगठन में एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया, अर्थात उन्हें बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। वर्ष 1924 को प्रारंभ स्वराजवादियों के लिए आशाओं भरा था। कलकत्ता नगर निगम के चुनाव घोषित हुए और पार्टी ने उनमें भाग लेने का फैसला किया। हिंदू तथा मुस्लिम सीटों पर स्वराज पार्टी को पर्याप्त बहुमत मिला। देशबंधु कलकत्ता के प्रथम महापौर चुने गए और शहीद सुहरावर्दी उप महापौर। देशबंधु के आग्रह पर सुभाष चंद्र को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी नगर निगम प्रशासन का मुखिया नियुक्त किया गया। उस नियुक्ति पर सरकार बेहद भन्नाई और इसे मंजूरी देने से उसने खूब आनाकानी की। देशबंधु के महापौर तथा सुभाष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के साथ कलकत्ता नगर निगम पर स्वराजवादियों को भी प्रभुत्व जमा। उससे भारत में नागरिक उन्नति के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। महापौर के रूप में देशबंधु का पहला भाषण एक तरह से नागरिक अधिकारों, नागरिक प्रगति और नागरिक स्वातंत्र्य का घोषणा पत्र था।
सुभाष चंद्र का काम था इन घोषणाओं को मूर्त करने का। पहली बार खादी नागरिक कर्मचारियों की सरकारी वर्दी बनी और बरतानवी नामों से विख्यात कई सड़कों तथा उद्यानों के नाम बदलकर भारतीय विभूतियों के नामों पर रख दिए गए। पहली ही बार एक योग्य शिक्षा अधिकारी की देखरेख में निगम शिक्षा विभाग शुरू किया गया। शहर भर में लड़के लड़कियों के लिए निशुल्क प्रारंभिक विद्यालय स्थापित किए गए। जनसेवी नागरिकों के सहयोग से स्वास्थ्य चेतना जागने के लिए प्रत्येक वार्ड में निगम संचालित स्वास्थ्य समितियां गठित की गई। निर्धनों की दवा दारू के लिए प्रत्येक मंडल क्षेत्र में मुफ्त औषधालय खोले गए। शहर के कुछ हिस्सों में बाल चिकित्सालय भी खोले गए, जहां जरूरतमंदों बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता था। कार्यसूची के कार्यान्वयन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजब की फुर्ती दिखा रहे थे। रात या दिन उन्हें हर समय यहाँ वहाँ सब जगह संरक्षण सेवाओं का, जल आपूर्ति का, विद्युत व्यवस्था का, सड़कों की मरम्मत वगैरह वगैरह का निर्देशन अथवा निरीक्षण करते देखा जा सकता था। कुछ ही महीनों में सुभाष ने निगम प्रशासन को एक नई दिशा और गति दे दी। उच्च पदस्थ अंग्रेजों के सम्मानार्थ स्वागत समारोहों का चलन बंद कर दिया गया और शुरुआत हुई शहर में आने वाली राष्ट्रवादी नेताओं के सत्कार समारोह की। जनसाधारण में नागरिक चेतना जगाने के लिए कैलकाटा म्युनिसिपल गैजेट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया। भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावसायिक संग्रहालय स्थापित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र आधा वेतन गुजर बसर के लिए रखकर आधा दान कर देते। स्वराजवादी जब इस प्रकार कलकत्ता नगर निगम में आगे बढ़ रहे थे और बंगाल काउंसिल तथा इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने अवरोधक समर नीति को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे, तभी देशबंधु ने बंगाल कांग्रेस कमेटी का, जिसके महासचिव सुभाष थे, हुगली जिले के तारकेश्वर मंदिर के शोधन और लोकतंत्रीकरण के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। यह आंदोलन पंजाब में गुरुद्वारों के लोकतंत्रीकरण की मांग कर रहे अकाली आंदोलन की तर्ज पर चलाने की तजवीज थी, पर कांग्रेस के स्वयंसेवक जैसे ही तारकेश्वर की ओर बढ़े, सरकार दल बल सहित निरंकुश महंत की बगल में आ डटी और स्वयंसेवकों पर निर्ममता पूर्वक टूट पड़ी। बंगाल में इसकी जबरदस्त जन प्रतिक्रिया हुई। मई 1924 में बंगाल कांग्रेस के सिराजगंज सम्मेलन में बंगाल समझौता का मसौदा पेश किया गया। यह मसौदा हिंदुओं और मुस्लिमों के धार्मिक एवं राजनीतिक सवालों से जुड़ा हुआ था, जिसमें मुस्लिम बिरादरी को सेवाओं और विशेषाधिकारों, जिनसे वह एक जमाने से वंचित चली आ रही थी, के मामलों में भारी रियासतें दी गई थी। इस समझौते का जबरदस्त विरोध हुआ, मगर देशबंधु ने किसी तरह इसकी संपुष्टि कर ही ली। यह गौरतलब है कि सुभाष चंद्र ने भी अपने राजनीतिक जीवन में अपने गुरु की परंपरा का पूर्णतया पालन किया और अंतःसांप्रदायिक समस्याओं को हमेशा न्यायपरायण और विशाल हृदयता के आधार पर निपटाया। इसी सम्मेलन में एक क्रांतिकारी छात्र गोपीनाथ साहा, जिसने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर की हत्या का प्रयास किया था, की शहादत से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया था। आतंकवाद और हिंसा के बारे में देशबंधु तथा सुभाष का दृष्टिकोण एक जैसा था। राष्ट्र आंदोलन में वे किसी भी तरह के आतंकवाद को अस्त्र बनाने के विचार को नामंजूर करते थे, लेकिन इस ऐतिहासिक सत्य को भी स्वीकार करते थे कि किसी भी राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में कुछ आदर्शवादी युवा आत्मोत्सर्गपूर्ण देश प्रेम से प्रेरित होकर आतंकवाद की तरफ खिंच ही जाते हैं। यूं एक राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस तरह के विस्फोट अपरिहार्य है, इसीलिए उनकी कार्य
प्रणाली से असहमत होते हुए भी देशबंधु और सुभाष के मन में ऐसी क्रांतिकारियों की देशभक्ति, आदर्श निष्ठा तथा आत्म बलिदान की भावना के प्रति गहरा सम्मान था। वर्ष 1924 के मध्य में स्वराज पार्टी और इसके नेता देशबंधु की प्रभाव शक्ति और प्रतिष्ठा नई ऊंचाइयों को छूने लगी। अगस्त में कलकत्ता में आयोजित पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उनमें बेहद उत्साह था। ब्रिटिश सरकार के लिए स्वराज पार्टी को एक के बाद एक मिलती सफलता को देखते हुए और अधिक धैर्य रखे रहना मुश्किल हो गया। फलस्वरूप क्रोधात्मक भाव से वह संगठन को जड़ से काटने पर आमद हो उठी। 25 अक्टूबर 1924 को मुंह अंधेरे सुभाष चंद्र को नींद से जगाकर कहा गया कि उन्हें कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर ने तलब किया है। सुभाष के जाने पर उसने कहा, मिस्टर बोस, 1818 की तृतीय व्यवस्था के अंतर्गत मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। सुभाष चंद्र के साथ बंगाल काउंसिल के 2 प्रमुख स्वराजवादी सदस्य भी गिरफ्तार किए गए थे। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।